जय हिंद दोस्तों। AKM डीप एनालिसिस में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। दोस्तों, मोदी जी ने अभी अभी 4300 दिन अपनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कंप्लीट करके उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वो देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रधानमंत्री बने जिसे लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया हो और वो सबसे ज्यादा समय तक यहाँ पर उन्होंने शासन किया। इसके पहले नेहरू थे और नेहरू ने भी उतने ही साल उतने ही दिन एज अ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर काम किया। वैसे तो उनका पूरा टेन्योर जो है वो 17 साल का है, लेकिन उसमें से जो वो चुनाव जीत कर जो प्रधानमंत्री बने थे उस रिकॉर्ड को नरेंद्र मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, 2014 में जब नरेंद्र मोदी शपथ लेने आए थे, शपथ के बाद उन्होंने जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि ये 2014 का जो चुनाव हम जीते हैं, अब हमें तुरंत ही 2019 के चुनाव की शुरुआत करनी होगी। 2019 का चुनाव आते ही उन्होंने 2024 के चुनाव की शुरुआत कर दी और अब 2024 के बाद अब 2029 के चुनाव की सारी तैयारियां हो रही हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा मनुष्य है, इसको शांति से अगर सोचते हैं तो ऐसे लगता है कि इन्होंने जितना काम किया है उसकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि अब हम भूल गए हैं कि उन्होंने क्या काम किया है। दोस्तों, वो जब आए उन्होंने सबसे पहले सभी लोगों के हर भारतीय बैंक में अकाउंट खुलवाए, जनधन अकाउंट। वो एक उनका सबसे बड़ा मिशन था। उसके बाद देश के नागरिकों को कहा, जो सक्षम थे उन्हें कहा कि आप अपनी जो सब्सिडी है गैस की वो आप दे दीजिए। लाखों लोगों ने मोदी जी के एक आह्वान पर अपनी सब्सिडी को छोड़ दिया और वो जो सब्सिडी का जो फायदा हुआ उससे उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को ये गैस के सिलेंडर का फैसिलिटी देना शुरू किया। एक बिल था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड करके 2016 में, उसने हरेक उस अमीर को, वो पैसे वाला रसूखदार इंडस्ट्रियलिस्ट जो करोड़ों रुपया हमारी बैंकों के खा के डकार के बैठे हुए थे, उनसे उल्टी करवाए। उसमें से एक बंदा है जिसको हम सब जानते हैं, वो है विजय माल्या। 9,000 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक के थे उसके पास, वो लेके बैठा हुआ था, दे नहीं रहा था, यहां से भाग गया, भगौड़ा घोषित कर दिया गया। लेकिन भारत सरकार ने उसकी 13,000 करोड़ के करीब की संपत्ति अभी जब्त की है। उसे कहते हैं तू यहां आ, अपनी संपत्ति के ऊपर क्लेम कर, लड़ और अपनी संपत्ति छुड़ा ले। वो आएगा नहीं, क्योंकि आएगा तो बाकी की सारी जिंदगी उसकी जेल में जाए। ऐसे बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने चुपचाप से रातों रात बैंकों के पैसा वापस करना शुरू कर। राहुल गांधी बोलते रहते हैं हमेशा कि ये सूट बूट की सरकार है, हमेशा नए नए कुछ ना कुछ नारे देते रहते हैं और उनके नारे भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। कभी चौकीदार चोर है कहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अभी आजकल उनका वोट चोरी, सरकार चोरी, हर चीज में पीछे चोरी लगा देते हैं, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, 2016 में उन्होंने एक और काम किया था, वो था नोटबंदी का। ये नोटबंदी और ये सारे जो मैंने आपको गिनवाए अभी तक, जनधन खाता खुलवाना, ये इंसॉल्वेंसी का जो बिल है वो लेके आना, इस तरह से नोटबंदी भी एक था। उसके बाद आई थी उरी में जो हमला हुआ था आतंकवादी। पहली बार पाकिस्तान को ऐसे लगा कि अब भारत छोड़ेगा नहीं, हमने अंदर घुस के मारा था, उनके जो टेररिस्ट के जो कैंप्स थे उसको उड़ा दिया था हम लोग। 2019 आते आते पाकिस्तान ने फिर से एक बार हमला किया पुलवामा में, और जिसका बदला बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके लिया। पाकिस्तान को समझ आ गया कि अब भारत नहीं छोड़ेगा। 2025 में फिर से एक बार पहलगाम में वही चीज हुई। उसके बाद हुआ ऑपरेशन सिंदूर, घुटनों में आके गिरा मुनीर, माफिया मांगी, वहां के नेता शासक गिड़गिड़ाए,
माफिया मांगी, तो पूरा एक सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया। बहुत सारे काम किए, और ये तो मैं कुछ काम ऐसे हैं जो तुरंत याद आ जाए। उसके अलावा भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए, इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स लेके आए। सोलर एनर्जी में भारत कहां पर था और कहां पहुंच गया। हाइड्रोजन पावर्ड सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर है, गाड़ियां चलनी है, इलेक्ट्रिक कार है, बहुत 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 चेंजेस भारत सरकार ने लेके आया। ऐसे में जो आदमी 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहता है, क्योंकि उसे पता है कि देश के कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कोई ना कोई चुनाव चल रहा है, उस चुनाव के लिए वो तैयार है। बंगाल में जी जान लगा दी वहां पर अपनी सरकार स्थापित। 2021 के बाद 2-3 बार मुझे भी ऐसे लगा था कि अब भारत सरकार वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देगी, लेकिन नहीं लगाया। ये सबसे बड़ा सबूत है कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र में दृढ़ विश्वास रखते हैं। अगर वो चुनाव किए बगैर अगर तृणमूल को हटाने की कोशिश करते तो ममता बनर्जी लोगों के पास जाकर सिंपैथी लेती, और वो सिंपैथी में भाजपा शायद चुनाव भी हार सकती थी। वो विक्टिम कार्ड खेलती, वो कहती सब जगह पे कि देखो मुझे हटा दिया। नरेंद्र मोदी ने पूरे पेशेंस के साथ अगले 5 साल तक पूरी तैयारी की, पूरी प्लानिंग, हर एक सीट के लिए प्लानिंग की। शुभेंदु अधिकारी जैसा एक स्टलवार्ट उनको मिला, जो एक सेनापति की तरह बंगाल का जो मोर्चा है वो उसने संभाला। चाणक्य जैसा वजीर उनके पास है, अमित शाह। तो ये बंदा इस तरह से पूरे देश को एक अलग लेवल पे ले जाने की जो सोच रखता है, उसे भारत के पूरे पॉलिटिकल सीन के ऊपर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आज नरेंद्र मोदी को हटा सके, हरा सके। जितने नेता हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन और ऐसे ही बहुत सारे छुटपुटिये दूसरे नेता, इनका कोई कैलिबर नहीं है नरेंद्र मोदी के सामने। नरेंद्र मोदी ने अपनी जो एक ऑरा है वो इतनी विशालकाय बना ली है कि अब किसी नेता में वो क्षमता नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज करे। नरेंद्र मोदी ने अपने जो ये ऑरा है इसको विदेशों में भी फैलाया है। ट्रंप जैसा राष्ट्रपति, घमंडी, कम अक्ल, किसी भी दूरदर्शिता के बगैर का इंसान, वो जोकर, वो भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करता। ऐसे आदमी को हमारा ऑपोजिशन, हमारा देश का जो विरोध पक्ष है वो कभी नहीं हरा सकता। अगर आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी में सोचते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो हमेशा चाहते हैं कि एक मजबूत ऑपोजिशन हो, एक इंटेलिजेंट ऑपोजिशन हो, एक ऐसा ऑपोजिशन हो जिससे सरकार डरे। पिछले 12 साल से ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पूरा ऑपोजिशन अस्त व्यस्त है, और उसमें भी बंगाल चुनाव के बाद आप भी सारे तमाशे देख रहे होंगे। रोज कुछ ना कुछ नया ऐसा कुछ घटित होता है कि आपको ऐसे लगता है कि यार अब क्या करें। हम चाहते थे पहले कि नरेंद्र मोदी इस देश के ऊपर शासन करे, हमको लीड करे। हम आज भी चाहते हैं कि वो हमको लीड करे, लेकिन हमारे मन में कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे सवाल है जो उठाने चाहिए, वो आज का हमारा ऑपोजिशन नहीं उठा रहा है। राहुल गांधी कुछ अलग ही दुनिया में रहते हैं, अलग ही सोच है। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 2029 का इलेक्शन वो जीत चुके हैं, ऑलरेडी ही हैज वॉन। ये कौन सा नशा करते हैं यही समझ नहीं आ रहा। इनकी जो टीम है, इनके सलाहकार हैं, ये लोग भी क्या नशा करते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। किस दुनिया में रहते हैं वो समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप राहुल गांधी को थोड़ा सा, मुझे यकीन है कि आप उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो वो वही सारी बातें करते हैं जो कांग्रेस ने उसके शासन काल में की थी।
ये जो वोट चोरी का वो लेके आए हैं वो कांग्रेस ने किया था। सबसे बड़ी वोट चोरी भारत के इतिहास में हुई थी जब गांधी ने नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। वो सबसे बड़ी वोट चोरी थी, जबकि सारी जो प्रोविंस के जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने। वो सबसे बड़ी वोट चोरी थी। खैर, वो तो इतिहास की बात है, उसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया है, बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी बहुत कुछ बोला हूं, तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वोट चोरी मतलब जो कांग्रेस कर चुकी है, संविधान खतरे में। हम सब बात करते हैं संविधान ही क्या बोल रहा है, पागल के जैसा संविधान। मोदी ने ऐसा कहाँ कुछ किया? नहीं, कांग्रेस ने वो किया था। तो वो जो वो कर चुके हैं वही उनको पता है। ये सोच इतनी गिरी हुई है, इतनी छोटी है कि ये कैसे ये नेता बन जाते हैं यही समझ नहीं आता। वैसे तो ये नेता है ही नहीं, हमारे ऊपर थोपे गए हैं, और जुगाड़ करके कैसे भी तो जैक लगाकर ही हैज बिकम लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टीज। अगर वो हमारे तुम्हारे जैसे कोई आम इंसान जो छोटे मझले बिजनेसमैन है, वो भी इसे प्यून की नौकरी ना दे, इसमें इतनी अक्ल है। सोच क्या है इनकी यही समझ नहीं आता। ममता बनर्जी, लोगों ने 2 टर्म उनको जिताया, 10 साल से वो वहां पर राज कर रही थी। ये लोग क्यों ऐसा समझते हैं कि जैसे थे वैसी स्थिति को रखो? लोग वही चाहते हैं। कम्युनिस्ट शासन में ऐसे होता था, कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसमें ऐसे होता था। ममता बनर्जी ने कम्युनिस्ट लोगों को हटाकर आई, तो उन्होंने वही सोच वहां पर जारी रखी। जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो गुंडे थे उसी को उसने हायर कर लिए। फिर कटमनी और फिर टोल बूथ, इनके प्राइवेट टोल बूथ थे पूरे बंगाल में। क्या क्या खेल चल रहे थे, ये अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। लोगों का गुस्सा इतना है इस ममता बनर्जी के ऊपर। पिछले इलेक्शन में टीएमसी को 213 सीटें मिली थी और अब 80 पे सिमट गई, और ऊपर से कुछ 59-60 के करीब के कुछ एमएलएस उन्होंने टीएमसी से अपना नाता तोड़ दिया है। दे हैव उन्होंने एक अलग गुट बनाया है अपना। ममता बनर्जी जैसी लीडर, ये लीडर के कहलाने के लायक नहीं है, जिसमें थोड़ी सी भी दूरंदेशी नहीं है। फार साइटेडनेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, बिल्कुल नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है, अपने आसपास क्या हो रहा है, बाकी दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, वहां पर किस तरह से गुजरात हो रहा है, यहाँ पर अभी अभी यूपी हो रहा है, वहां बिहार हो रहा है, राजस्थान हो रहा है, हरियाणा हो रहा है। क्यों लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को? इनको इतनी अक्ल नहीं है कि ये देखे, अपने नशे में चूर हो जाते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है अपने आसपास। अखिलेश यादव कुछ भी बकवास करता है, एक बार भी सुना देखा जाना नहीं कि अखिलेश यादव ने कोई ऐसा काम किया हो जो लोक हित में किया हो। वो तो साला टोटी चोर है, अपने घर से टोटी भी उठा के ले गया। कभी उसको देखा नहीं कि वो जनता के किसी मुद्दे को, जो जनता को छू जाता है, ऐसे किसी मुद्दे के ऊपर उसने कभी कोई काम नहीं किया। माफियागिरी, गुंडा राज, धमकाना, डराना, मारना, अपहरण करना, रेप करना, चोरी चपाटी, यही सारा काम उसने भी किया और उसके बाप ने भी किया। ये क्या देश को क्या प्रगति दिखाएंगे, क्या विकास करेंगे? ये खुद अविकसित हैं। दोस्तों, ये हमारी कम नसीबी है कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर नहीं है। जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसे लोग थे हमारे पास जो खड़े होते थे, जो बोलते थे, जो सरकार को रोकते थे, अड़ंगा नहीं डालते थे। जो राहुल गांधी अभी और ये पूरा ऑपोजिशन कर रहा है, अड़ंगा डालते हैं, काम नहीं होने देते हैं, पार्लियामेंट को रोक देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कोई भी फालतू मुद्दा उठा के लेके आते हैं जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं है सिवाय इनके स्वार्थ के। तो ये क्या समझते हैं कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं
ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। उधर वो स्टालिन, इसके उसका बेटा उदयनिधि, इसके तो कमीनेपन की कोई सीमा ही नहीं है। वो बोलता है कि सनातन धर्म को ही मिटा देना चाहिए। उस समय से कोई पूछना चाहिए किसी ने कि तेरा जो नाम है ना वो हिंदू है, क्या क्या बदलेगा तू, क्या क्या चीज बदलेगा, खानदान के नाम बदलेगा, तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो थी वो सारे हिंदू थे, उसके नाम बदलेगा। द्रविड़ पार्टियों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कुछ वक्त पहले, उसमें मैंने कहा था कि ये पॉलिटिक्स ने पूरे तमिलनाडु का सत्यानाश किया। एक डीएमके और दूसरा एआईएडीएमके, ये दोनों की मिलीभगत से लोगों को इतना मिसगाइड किया है उन्होंने तमिलनाडु की जनता का। याद रखना दोस्तों, जो हाल आज टीएमसी का हो रहा है ना, वही हाल उनका होगा। लोग ढूंढेंगे उनको, और तमिलनाडु में भी सड़े हुए अंडे का रेट बढ़ जाएगा। ताजा अंडे का रेट कम होगा, सड़े हुए अंडे का रेट बढ़ जाएगा, जैसे अभी बंगाल में बढ़ गया। किसी भी ऑपोजिशन लीडर ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया कि भाई हमने अमेरिका के साथ तेजस के लिए इंजन का एग्रीमेंट किया, बहुत साल से तेजस का इंजन देने में अमेरिका टाल मटोल कर रहा है। क्यों सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं ये ऑपोजिशन वाले लीडर, वो जो देश हित में है? क्यों सरकार को ये नहीं पूछा जाता कि आप सब बहुत पूरी चीजें, जितनी भी चीजें या सर्विस गुड्स जो भी था वो सब आप जीएसटी में लेके आ गए, आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लेके आ रहे? सरकार के ऊपर दबाव क्यों नहीं बनाया जाता? मोदी सरकार को भी घेरने के, ये तो मैंने बहुत छोटे छोटे कुछ 2 मुद्दे बताए, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो समझ में आएगा कि मोदी सरकार बहुत गलतियां कर रही है और बहुत होशियारी से अपनी सारी गलतियों को छुपा रही है, क्योंकि हमारा विरोध पक्ष नकारा है। राहुल गांधी किसी अलग दुनिया में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो कुछ अलग ही नशा करते हैं और वो अलग दुनिया में रहते हैं। उन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई है, इंग्लिश में उसको उटोपियन वर्ल्ड कहते हैं, हिंदी में हवा महल कहते हैं, वो उसमें रहते हैं। और दूसरे जो लीडर हैं वो सिर्फ छोटी छोटी बातें, इलेक्शन कैसे करेंगे, कहाँ कितनी सीट मिलेगी, हमेशा इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्हें यही चिंता रहती है, मुस्लिम वोट किसके साथ जाएगा। आजकल राहुल गांधी वो तो कहते हैं कि हम है मुस्लिमों की पार्टी, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है, उन्होंने सारे गणित कर लिए हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे एक ऐसी पार्टी बन के उभर रही है जो मुसलमानों के वोट अंकित कर सकती है। मुसलमानों का जो एक तरह से झुकाव जो है वो कांग्रेस को लगता है कि धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ आएगा, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका जो एक समय था वो अब खत्म हो गया। तो अब मुसलमानों के पास ऐसा कोई दल नहीं है जिससे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन मुसलमानों का सबसे ज्यादा भला मोदी सरकार ने, जो पुरुष वर्ग है मुसलमानों का, उनकी भी तो बेटियां होंगी ना, उनको वो मोदी ने बचाया ना ट्रिपल तलाक से। तो फायदा किसने किया? मुसलमान का जो वक्फ का जो ये था, वो कुछ मुस्लिम संस्थाएं, कुछ लोग, रसूखदार इन्फ्लुएंशियल लोग अपने कब्जे में करके बैठे थे, भाड़े पे दे रखी थी, भाड़ा भी डकार रहे थे। वो सारी चीजों के ऊपर ब्रेक लग गया। ये वक्फ का जो अमेंडमेंट आया उसमें तो भला किसका हुआ? उसमें हिंदू का भला हुआ। लेकिन मुसलमान वो एक अलग दुनिया में रहते हैं, उनकी एक अलग दुनिया है। वो सऊदी अरेबिया के प्रिंसिपल और कुछ दावे हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये भूल गए हैं उनके जीन्स हिंदू हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया के मुसलमान ये समझते हैं कि हम हिंदू थे, हमने धर्म परिवर्तन किया, ठीक है, लेकिन वो अपने कल्चर को नहीं भूले। यहां पर हमारे देश में तो होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा सच्चा मुसलमान है। खैर उसकी तो ये आज का टॉपिक नहीं है। आज का जो हमारा मुद्दा था वो ये था कि मोदी सरकार को अभी अगले आने वाले 10 साल तक तो कम से कम कोई खतरा नहीं है। 2029
मोदी जीत रहे हैं और बड़ी मेजॉरिटी से जीत रहे हैं। 2034 भी मोदी जीतेंगे अगर यही रफ्तार रही तो। ये जिस तरह से वो आज काम कर रहे हैं, अगर उसी तरीके से उन्होंने काम किया तो 2034 का चुनाव भी वो अपनी जेब में डाल चुके हैं। राहुल गांधी या तो संन्यास ले ले या तो मान ले कि उससे ना हो पाएगा। जब तक अब नए सिनारियो में नया जो स्थिति बन रही है, उसके हिसाब से कोई भी पार्टी अगर वो हिंदू विरोधी है तो वो कभी सत्ता में नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे सीख के, उसको बहुत क्लोजली फॉलो करके एक नई पार्टी बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी, और वो बीजेपी को टक्कर देगी। उस वक्त बीजेपी थोड़ी मुश्किल में आएगी। ये मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं। ये मैं जो भी आपसे कह रहा हूं वो लॉजिकल है, वो इसी तरह से होता है जैसे कि 1 + 1 2, 2 + 2 4 होता है, ये भी वैसे ही होगा। दोस्तों, फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन भले इंसान हो, अच्छे इंसान हो, शरीफ इंसान हो, लेकिन अगर उनके बाजू में एक पुलिस स्टेशन हो तो वो और भी अच्छे बन जाते। उसी तरह से मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर एक सक्षम विरोध पक्ष हो तो मोदी सरकार और ज्यादा सतर्क होकर काम करेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।